फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की 119 सीटों पर वोट लगातार डाले जा रहे हैं। विधानसभा की 119 सीटों पर 2290 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और आज ईवीएम में इन्हीं प्रत्याशी की किस्मत का फैसला जनता करने वाली, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है। और इस बीच देखिए, पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक ट्वीट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपने जो मताधिकार की जो ये कह लीजिए कि मताधिकार का जो इस्तेमाल है वो जरूर करें लोग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है और अपने मत की आहुति जरूर दें लोग। ये लगातार भारत 24 भी अपील कर रहा है। नड्डा ने तेलंगाना के लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और लोगों से बढ़ चढ़कर वोट कास्ट करने की अपील की है। तो ये जेपी नड्डा का ट्वीट है जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे हैं तेलंगाना के कि वो लोग अपने घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जेपी नड्डा का ट्वीट। पीएम मोदी ने भी लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी लोगों से मतदान की अपील की है। लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करें, पीएम मोदी का ये ट्वीट है। और जेपी नड्डा ने भी उन्होंने भी यही बात लोगों से कही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करें। युवा और फर्स्ट वोटर मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। के कविता मतदान कर चुकी हैं, तो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सुबह से के कविता ने भी लोगों से अपील की है कि अब लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। ये बड़ी खबर, के कविता ने भी किया मतदान और के कविता ने मतदान करने के बाद लोगों से अपील की कि अपने घरों से बाहर निकले और वोट कास्ट करें। ये उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान उन्होंने वोट कास्ट किया। उसके बाद में अपनी नीली रंग की स्याही से रंगी उंगली को दिखाते हुए नजर आई वो और लोगों से अपील करते उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। This is a good day to be a part of strengthening the democracy, especially the young women out there. Please exercise your franchisee. Please come out and vote. Do not treat it as a holiday, especially the urban youth. I sincerely urge and appeal to you, and I hope the polling percentage goes up. And when you come out and vote, you can choose the best possible candidate. Then you will have a right to question the candidates and question the politicians. If you do not vote, you lose the right. So please come out and vote. लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए हम सभी लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। ये कविता को आप सुन रहे थे। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ में इस वक्त है, सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, संयुक्त चुनाव आयुक्त हमारे साथ में मोहम्मद अमीन और प्रेम कुमार भी लगातार बने हुए हैं। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सर्वेश पाठक, आपके पास आते हुए, आप इन लोगों की बात तो सुन ही रहे थे, मुझे लगता है कि आ गए थे उस वक्त पे जब आप संजय मिश्रा की बात को सुने। तो उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसका बहुत जबरदस्त असर देखने को मिलेगा और इतना जबरदस्त असर होगा कि पिछली बार जो वोट परसेंटेज बीआरएस के पास था उससे भी हो सकता है कि ज्यादा बेहतर वो इस बार लेकर आए, यानी कांग्रेस। पूजा जी, हम यहाँ पे आज तेलंगाना की बात कर रहे हैं तो आज तेलंगाना पे रहें। दूसरी बात कि बीआरएस का वोट परसेंटेज 2018 में 47% के आसपास था, वही कांग्रेस 29% थी। ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो गया जिससे कि राहुल गांधी जी के आने से वहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा और केआरएस हार जाएगा। हाँ, सरप्राइज पैकेज में बीजेपी जरूर कुछ ज़्यादा सीटें निकाल सकती है। जहाँ 2018 में 1 सीट मिली थी, इस बार कुछ ज़्यादा निकाले, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी का जो है थोड़ा सा बेस बनता नज़र आ रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी थी। वहाँ पे बीआरएस को इनको 2 टर्म हो गए, टक्कर देने के लिए उस तरीके से मजबूत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाई। बीआरएस के जो और कांग्रेस की जो सोच है, आप देखिए किस तरीके से तुष्टीकरण वाली राजनीति पे वो चल रहा है। एक पार्टी कह रही है कि अगर मैं सत्ता में वापस आया तो स्पेशल आईटी पार्क केवल और केवल एक समुदाय के लोगों, वो भी मुस्लिम के लिए, जो बीआरएस का है। दूसरा कह रहा है कि मैं आरक्षण दूंगा। तो 12% जो वहां पे मुस्लिम ये भी तो कह रहा है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। तीसरी बात का जिक्र भी तो, हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि भैया धर्म के नाम पे आरक्षण भारतवर्ष में क्यों आ रही है। 12% मुसलमानों की संख्या है वहां की आबादी में और बाकी के सारे हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए स्पेशल कोई नहीं। ऐसा नहीं कि आईटी पार्क अगर बनेगा तो वहां पे राज्य के हर लोगों को रोजगार मिले। दूसरी बात कि इतने युवा हैं वहां पे भी, मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस था, फॉरेन की एक कंपनी आई, प्रेम जी का कुछ रिएक्शन है। प्रेम जी, धर्म के आधार पर आरक्षण है, ये बात गलत है।
वहाँ वो तो EWS कैटेगरी में सभी धर्म के लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को अलग से कोई आरक्षण दिया गया है, ये बात मैं कह रहा था। नहीं तो यहाँ पे स्पेशल बोला जा रहा है ना कि भैया हम IT पार्क केवल और केवल उनके लिए बनाएंगे, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये किस तरीके की हवा चला रहे हैं राहुल गांधी जी? नहीं, आरक्षण देंगे या अलग से सिर्फ उनके लिए बनाएंगे, ये दोनों बातें कंट्रोवर्सी आप खुद पैदा कर रहे हैं। मैंने कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं किया, आपको नॉलेज नहीं है तो आप पढ़ लिख के आया करो। ये KCR राव की पार्टी का है कि भैया IT पार्क, ये क्या बात हो गई? क्या आपने दो सवाल उठाए कि सिर्फ उसके लिए बनाएंगे जी और हाँ, आरक्षण देंगे, ये दोनों, यही तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। तो वही तो क्लियर मैं कर रहा हूँ। क्या एक पार्टी कह रही है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा धर्म के आधार पे अलग। चलिए ये दूसरा थोड़ा अलग विषय हो गया। मुझे लगता है कि आज ये स्पेशल विषय IT पार्क उनके लिए बनाएंगे। मुझे लगता है कि अभी जो ऐलान होने थे वो हो चुके हैं और मुझे लगता है कि वो जनता ने फैसला करना है। आज इस पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर हम जो चुनाव आयोग है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भी उस सबसे परहेज कीजिए। जो बोलना था, वो जो ऐलान होने थे वो हो चुके हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि कितना आप कह रहे हैं कि बीजेपी स्ट्रांग हो रही है, तो मैं ये जानना चाह रही हूं कि बीजेपी किन कारणों से वहां पर स्ट्रांग होती हुई आपको नजर आ रही है? ऐसा बीजेपी क्या लेकर आई, ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है? देखिए पूजा जी, मैंने बताया 2018 में जब चुनाव हुआ असेंबली तो बीजेपी मात्र 1 सीट लेके आ पाई और 7% के आसपास उसका वोट शेयर था। वही 2019 में लोकसभा चुनाव होता है तो वहां पे देखिए वो 4 सीटें निकाली हैं और वो जो वोट शेयर है वो 19 या 20% के आसपास पहुंच गया। तो मेरा ये मानना, उसके बाद लोगों में जो टी राजा का भी हुआ या जो भी हुआ वहां पे, और जिस तरीके से लोगों का एक एंटी इनकम्बेंसी, जिस तरह हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना पाएगी बीजेपी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकार बनाने के पक्ष में, सॉरी, उसमें वहां तेलंगाना में बीजेपी अभी नहीं है, लेकिन एक सरप्राइज पैकेज के रूप में बीजेपी वहां पे उभर सकती है। संजय जी मैं आती हूँ। खेमचंद शर्मा, बड़ा सवाल यह है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाहे BRS हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, त्रिकोणीय मुकाबला अभी तक नजर आया। इस त्रिकोणीय मुकाबले में जनता के जहन में कौन से विषयों को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि किसी ने कहा कि हम ये फ्री देंगे, तो किसी ने कहा कि हम ये आरक्षण खत्म कर देंगे, किसी ने कहा कि हम आपके लिए जो अभी तक काम किए हैं उनको और एडवांस वर्जन में लेकर जाएंगे। तो जनता जो है वो अपने जहन में कौन सी खास बातें रखने वाली हैं? नमस्कार। तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को भी देखा है, BRS को भी देखा है, और तेलंगाना की जनता आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कामों को भी देख रही है। तेलंगाना में बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जिनमें जो केंद्र की योजना है उनका लाभ उनको मिला है, सीधा लाभ मिला है, क्योंकि वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, गाँव में लोग रहते हैं, आदिवासी भी समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है। उन सबको आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो फ्री में राशन की योजना है उसके तहत बहुत लाभ मिला है। पहले उनके पास साल में 8-10 महीने खाना होता था, 4 महीने बहुत ही मुश्किल से उनका जीवन व्यतीत होता था। अब पूरे साल उनके पास खाना है और अपने जानवरों को भी वो खाना खिला रहे हैं। सबको वैक्सीन लगी है, उनके घर में टॉयलेट बना है। PM किसान के माध्यम से छोटे छोटे किसान है, 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा, उन सबको मदद मिल रही है। तो एक नया वर्ग खड़ा हुआ है, वो है बेनिफिशियरी का वर्ग, और ये पूरा वर्ग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और कांग्रेस और BRS दोनों पे उन्होंने काम देके कि सिर्फ और सिर्फ घर बनने का काम किया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वहां पे चलाते हैं। जिस तरीके से IT के लिए हैदराबाद जाना जाता है, वैसे ही तेलंगाना में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी करप्शन के लिए जानी जाती हैं, परिवारवाद के लिए जानी जाती हैं, निजी फायदे के लिए जानी जाती है, कमीशन खोरी के लिए जानी जाती है। तो अब तेलंगाना की जनता ने ये तय किया है कि हमें अल्टरनेटिव चाहिए, और अल्टरनेटिव कौन दे सकता है? PM मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर मतलब वहां का कोई अपना राज्य का चेहरा नहीं है, PM मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हमारे पास उनके भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। नहीं, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी और कैडर में सभी लोग, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो नेतृत्व है बहुत अच्छा नेतृत्व है, विश्व स्तरीय नेतृत्व है, और उस नेतृत्व में सबको विश्वास है, तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन तो बीजेपी श्योर है या ट्रायल के लिए जा रही है? मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, बीजेपी श्योर है वहां पर खुद को लेकर, खुद की परफॉर्मेंस को लेकर, या फिर बस चौका छक्का लग जाए उस वाली उम्मीद के साथ है? नहीं, हम श्योर हैं, हमने बहुत अच्छी नेट प्रैक्टिस की है, प्रेम जी जल्दी से। और हमारी जो टेक्निक भी अच्छी है, हमारे प्लेयर भी अच्छे हैं, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। खेमचंद जी के लिए, खेमचंद जी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं उस हिसाब से, तब तो देश भर में कोई इलेक्शन हारना ही नहीं चाहिए था। मोदी जी ने तो इतना काम किया, फिर क्यों हारे कर्नाटक में, क्यों हारे हिमाचल में? तो ये प्रश्न मेरे मन में आया, मैंने रख दिया। तो नहीं है प्रेम कुमार जी, इसके चलो आपने जो क्वेश्चन किया, डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देता हूँ। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की अभी तक सरकार नहीं बनी। तेलंगाना कांग्रेस ने भी देखा है,
कांग्रेस ने जिस तरीके से उस समय जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश होता था, वहां पर उन्होंने करप्शन फैलाया, जिस तरीके से वहां पे लोकल लोगों को इग्नोर किया, पर्टिकुलरली तेलंगाना के लोगों को इग्नोर किया, वो आज भी लोगों को याद है। और बीआरएस पिछले 10-12 साल से जिस तरीके से तेलंगाना को लूट रही है, परिवार को बढ़ावा दे रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रख रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रही है, इससे वहां की जनता त्रस्त है, वहां के लोग दुखी हैं। और एट द सेम मैं आप लोगों के पास वापस लौटने पर जरा मेरे सहयोगी जुड़े लक्ष्मी नारायण, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण हमारे साथ हैं क्या जी? चलिए, शायद इस वक्त हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार चर्चा जारी है और महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहे, नेताओं की जुबान से कौन कौन से वो अल्फाज निकले, वो सब लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के जहन में वो कौन से मुद्दे होंगे, जनता किन मुद्दों को लेकर जा रही है, क्या उनको गारंटी चाहिए, कि उनके मुद्दे हैं क्या असल में, ये बड़ा सवाल इस वक्त संजय मिश्रा बना हुआ है। अब बारी आती है यहाँ पर जब मुद्दों की, तो मेरा प्रेम जी से भी एक सवाल रहा कि ये जो इतनी सारी गारंटी दी जा रही है, ये जो इतने सारे वादे किए जा रहे हैं, वहाँ की जनता की अगर बात करें तो ये गारंटी चलने वाली है या फिर जो जातिगत आधार पर सियासी गणित होता है वो? नहीं, देखिए, गारंटी की परंपरा, ये तो भारत एक बहुत बड़ा देश है और आपको पता है कि हर दिन हर सेकंड कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन भारतीय राजनीति में गारंटी की परंपरा, जैसे प्रधानमंत्री जी आजकल गारंटी दे रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। ये गारंटी शब्द मोदी जी का 2014 में एक भी जगह पे कहीं सुनने को नहीं मिला। 2019 से उनको ये बोलने की आदत पड़ी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी चीज़ें डाली हैं भारत की राजनीति में जिसे एक्सेप्ट करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट किए। आज गारंटी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल साइन करके गारंटी कार्ड देते थे, प्रधानमंत्री जी गारंटी देते हैं। अब दोनों गारंटियों में देखिए फर्क कहाँ है। एक गारंटी मैं आपके सवाल का इसका कितना असर होने वाला है? यस, बिल्कुल असर होता है ना। आपको दिल्ली में असर दिखा गारंटी का तीसरी बार। और दिल्ली की जनता और तेलंगाना की जनता में फर्क है ना? नहीं, वही लोग हैं, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने देख लिया, दिल्ली में जुड़े हुए हैं कि भाई ये गारंटी आई, नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, दिल्ली कैसा राज्य, तेलंगाना कैसा राज्य, ये गारंटी का इसलिए फर्क है कि अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में एक अलग चोगा पहन के आए थे ईमानदारी का, लेकिन जो भ्रष्टाचार का उन्होंने हवा बहाई वो बाकी की पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिए। अभी बीजेपी पे आरोप लगाया गया कर्नाटक में कि भैया 40% कमीशन की सरकार है। हमारे प्रेम जी बोल रहे थे कि बीजेपी को हिमाचल हराया, कर्नाटक में हराया। भैया इतने दिन हो गए हिमाचल जीते हुए, कर्नाटक जीते हुए, वो एक भी भ्रष्टाचारी एमएलए क्यों नहीं जेल में है? दूसरी बात, राजस्थान में सरकार चली गई और यहां हम आम आदमी पार्टी को देखें तो भैया पूरी कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर तक जेल जाने वाले हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में किसकी सरकार चली गई? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ना, तो एक भी एमएलए क्यों नहीं जेल में है? तो कैसे पार्टी बच सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि फिर ये कैसे बच सकते हैं। हालांकि पार्टी को एक अभियुक्त बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन दोनों बात में फर्क है। चलिए, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद भी लगातार तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर महा कवरेज जारी है।